विद्यार्थी मित्रों, BASY निबंध तथा कथेतर गद्य प्रश्नपत्र क्रमांक 6, इसके अंतर्गत व्यापारे वसति लक्ष्मी, इस निबंध को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस व्यापारे वसति लक्ष्मी, इस निबंध के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। तो सबसे पहले हम बाबू गुलाब राय जी का परिचय देखेंगे। बाबू गुलाब राय हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक, निबंधकार, संपादक और अत्यंत लोकप्रिय लेखक रहे हैं। गुलाब राय जी का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में 17 फरवरी 1888 में हुआ। पिताजी भवानी प्रसाद एक धार्मिक प्रवृत्ति के सहृदय व्यक्ति थे। वे इटावा में ही मुंसलिम थे। माता गोमती देवी जी की कृष्ण की उपासिका थी और सुर कबीर के पद निरंतर गाया करती थी। माता पिताजी की इसी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव बाबू गुलाब राय जी पर पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई है। एंट्रेंस परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने आगरा कॉलेज से BA की उपाधि या BA की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र विषय में MA किया और कानून की डिग्री भी प्राप्त की। साहित्य और दर्शन में इन्हें समान रूप से रुचि थी। इनका हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं पर अधिकार भी था। इनका विवाह मेरठ निवासी श्री पूरनमल जी सेठ की पुत्री पूज्या भगवती देवी से हुआ है। इन्हें 3 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। पढ़ाई के पश्चात बाबू गुलाब राय छतरपुर रियासत के महाराज विश्वनाथ सिंह जुदेव के निजी सचिव रहे हैं। वहीं पर दीवान और चीफ जज भी वे रहे हैं। छतरपुर दरबार में 18 वर्ष व्यतीत कर अवकाश ग्रहण करने के बाद सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। साहित्य संदेश नाम की आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। आप जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना में लीन रहे। काव्यशास्त्र, व्यावहारिक आलोचना, ललित और गंभीर निबंधकार, आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायक बाबू गुलाब राय जी 1963 में इनका देहावसान हुआ है। बाबू गुलाब राय जी का मुख्य प्रदेश काव्यशास्त्र, आलोचना तथा निबंध आदि क्षेत्रों में रहा है। उन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सामंजस्य द्वारा हिंदी काव्य मूल्यांकन के लिए व्यापक आधारभूमि निर्माण की। व्यावहारिक आलोचना में उनका अप्रतिम योगदान रहा है। दोष दर्शन की अपेक्षा गुणों का संधान ही उनकी आलोचना शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। वे निबंध साहित्य में मनोविश्लेषण शास्त्र को वैयक्तिकता का पूट देते हुए रोचक ढंग से विषय का प्रतिपादन करते रहे हैं। संस्मरणात्मक तथा आत्मपरक निबंधों में उनके अंदर का सच्चा निबंधकार प्रकट हुआ है। उनके निबंधों की भाषा अत्यंत सरल, सहज, व्यंग्यपूर्ण, भावानुकूल तथा प्रवाहपूर्ण होती है। बाबू गुलाब राय जी की रचनाओं में नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप,
हिंदी नाट्य विमर्श आलोचना, कर्तव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा आदि। इनके निबंध संग्रह है ठठुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान और कुछ गहरे कुछ उथले आदि। इस तरह से यह रहा बाबू गुलाब राय जी का परिचय। तो दोस्तों, व्यापारे वसती लक्ष्मी बाबू गुलाब राय जी का व्यापार विषयक निबंध है, जिसमें मानव सभ्यता के विकास में व्यापार के योगदान का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया है। व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं तो देश की जनता का जीवन रस भी है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आज वैश्वीकरण की दौड़ में व्यापार का विकास हर देश के लिए विश्व के पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति का माध्यम बन गया है। उद्योग धंधों के बिना व्यापार निराधार है। व्यापार से केवल अर्थ संपन्नता ही नहीं बढ़ती, तो सामाजिक सहयोग के साथ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित होते हैं। यह बात निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। निबंधकार आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि आज के हालात में दो देशों के बीच युद्ध रोकने का एक बड़ा कारण व्यापार की क्षति भी होती है। निबंधकार के अनुसार हमें उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। स्वदेशी उत्पादन और व्यापार को संपन्न बनाना चाहिए। आज युवकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें व्यापार को समृद्ध बनाया जा सके। निबंधकार इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं कि यह निबंध ही नहीं बल्कि रेखांकित ही नहीं करता, बल्कि मूल्याधारित व्यापार का समर्थन करता है। इसमें सत्यप्रेमी, उदारता और नम्रता सिद्धांतों का पालन करता, शांत स्वभावी और आशावादी, स्वतंत्र विचार, साहस और हिम्मत, काम चतुरता, मौके का सही उपयोग, सद्नागरिकता, देश की समृद्धि और संपन्नता का हितैषी और व्यापार संबंधी ज्ञान रखने वाला आदि एक कुशल व्यापारी के गुणों का सूक्ष्म विवेचन इस निबंध में बाबू गुलाब राय जी ने किया है। साथ ही व्यापारी को अपने अन्नदाता भगवान ग्राहक को पटाने के लिए ग्राहक का महत्व, सफाई सजावट, स्वागत सत्कार, सदव्यवहार, ग्राहक प्रशंसा, वस्तु प्रदर्शन कौशल, वार्तालाप, ईमानदारी, हिसाब किताब की पारदर्शिता, शिष्टता और उपहार प्रदान करने की व्यावहारिक कलाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता को इस निबंध में निबंधकार ने प्रतिपादित किया है। बाबू गुलाब राय बड़ी चुटकियों के साथ प्रभावशाली उदाहरणों और उद्धरणों द्वारा व्यापार के नुस्खे समझाते हैं और युवाओं को मूल्याधारित व्यापार का संदेश देते हुए व्यापार में ईमानदारी के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। इस निबंध के शुरू में निबंधकार कहने लगे हैं, लक्ष्मी जी का निवास स्थान व्यापार में है। जिस प्रकार लक्ष्मी व्यक्ति और देश की श्री समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, उसी प्रकार व्यापार
देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं, जीवन रस भी है। आगे निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि संस्कृत में व्यापार शब्द का व्यापक अर्थ क्रिया है। संस्कृत, हिंदी और बांग्ला में अब की व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग होता है, किंतु अपने संकुचित अर्थ में यह अंग्रेजी बिजनेस का पर्याय बन गया है। इस संकुचित अर्थ में यह व्यापार उन क्रियाओं को कहते हैं जो आर्थिक लाभ की दृष्टि से की जाए। इस प्रकार उद्योग धंधों में भी व्यापार के ही अंग है, क्योंकि व्यापार इनके बिना पंगु रह जाता है। यद्यपि बहुत संकुचित अर्थ में व्यापार क्रय विक्रय में ही सीमित रहता है, तथापि जिस प्रकार लेखक एक उदाहरण देने लगे हैं, कहने लगे हैं, जिस प्रकार बिना बांस के बांसुरी का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार उद्योग धंधों के बिना व्यापार निराधार रह जाता है। निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि लक्ष्मी जी व्यापारी वर्ग की उपासना देवी है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम पर सारे आश्रम निर्भर रहते हैं, वैसे ही देश के सारे कार्य लक्ष्मी जी के अधिष्ठान व्यापार से आश्रित रहते हैं। जीवन के आर्थिक मूल्य यद्यपि अंतिम मूल्य नहीं है, तथापि सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ आर्थिक शक्तियों की प्रेरणा भी आवश्यक रही है। निबंधकार मार्क्सवाद पर चर्चा करते हुए कहने लगे हैं कि मार्क्सवाद सभ्यता की प्रेरक शक्तियों को आर्थिक प्रेरणा में सीमित कर देता है। यही उसकी एकांगिता है। हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताओं में से किसी एक की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की पूजा करनी होगी। इस पृष्ठभूमि के साथ विषय को सीमित रखने के लिए हम सभ्यता के विकास में व्यापार के योग का अध्ययन करेंगे। व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है, अकेला व्यापार नहीं कर सकता है। अकेला मनुष्य तो कल्पित रॉबिन्सन क्रूसो की भांति ही स्वतः पूर्ण हो सकता है। वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। सामाजिकता के साथ ही व्यापार की भावना लगी रहती है। व्यापार के मूल में चाहे वह प्रारंभिक काल में वस्तु विनिमय में ही सीमित रहा हो, विशेषीकरण और पारस्परिक सहयोग की भावनाएं जो सभ्यता की आधारशिलाएं हैं, व्यापार में यह बातें निहित रहती है। निबंधकार इस निबंध में विकसित संस्था को लेकर स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि विकसित संस्था उसी को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक विशेषीकरण के साथ अधिक से अधिक एकीकरण हो। निबंधकार अनेक उदाहरण देने लगे हैं। समाज में सभ्यता का विकास जिस तरह से होता गया, उद्योग धंधों का विशेषीकरण होता गया। कुम्हार घड़े बनाएगा तो जुलाहा कपड़ा, और किसान खेती करेगा तो गाय पालने वाला दूध घी तैयार करेगा, और लोहार छुरी चाकू तलवार और हल का फाल बनाएगा। प्रारंभिक अवस्था में तो प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। उसकी आवश्यकताएं भी कम थी और उनकी पूर्ति संभव भी हो जाती थी। तो इस तरह से मनुष्य की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता था। उसकी आवश्यकताएं भी कम थी और उनकी पूर्ति संभव भी हो जाती थी। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी
और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ वस्तुओं का वैविध्य और उनके निर्माण में कौशल और सफाई की मांग हुई और विशिष्ट रूप से उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए वस्तु विनिमय की आवश्यकता प्रतीत हुई। परंतु वस्तु विनिमय में कठिनाइयां होने लगी। हर मनुष्य को हर समय हर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। घड़े वालों को कपड़े की आवश्यकता है, किंतु कपड़े वालों को घड़ों की नहीं। यह बात इस उदाहरण के द्वारा लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। तो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्न के माध्यम से व्यापार होने लगा, क्योंकि उदरपूर्ति सभी की प्रारंभिक आवश्यकता है। गांव में आज भी अन्न विनिमय माध्यम है। निबंधकार आगे स्पष्ट करने लगे, अन्न को भी हर जगह लादकर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए धातु मुद्राओं का आविर्भाव हुआ। धातु मुद्राओं के आगमन से व्यापार की गति बढ़ी। वह केवल एक गांव में ही सीमित न रहा, बल्कि देश की सीमाओं को भी पार कर गया। विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ा, विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, सभ्यता के विकास को एक नई प्रेरणा मिली और व्यापार द्वारा व्यक्तियों और प्रांतों में ही सहयोग नहीं बढ़ा, वरना अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बढ़े, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक देश में उत्पन्न नहीं होती। व्यापार से ही पारस्परिक निर्माण की भावना बढ़ी, किंतु मनुष्य और राष्ट्रों के संकुचित विचारों के कारण व्यापार आक्रमणों का भी कारण बना। आक्रमणों द्वारा प्रभुत्व स्थापित कर दूसरे देशों को उपज की और अपने लिए सुरक्षित कर लेने की बात लोगों ने सोची। यह तो व्यापार का दुरुपयोग हुआ। व्यापार के सदुपयोग में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए, यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतना मतभेद और वैमनस्य होते हुए भी जो पारस्परिक सहयोग चल रहा है, वह व्यापार के ही कारण। दोनों देश एक ही थे और इस कारण से एक दूसरे के पूरक है। पारस्परिक सहयोग और लड़ाई से बचने की वृत्ति सभ्यता का प्रथम लक्षण है और व्यापार इस सहयोग के बढ़ाने में जितना योग देता है, उतना और कहीं नहीं। युद्ध को रोकने में सबसे बड़ी बात तो एक बड़ा कारण व्यापार में हानि पहुंचाने की संभावना का अस्तित्व है। यदि हम किसी देश पर किसी वस्तु के लिए निर्भर रहे हैं, तो उस देश से सहज में लड़ाई मोल न लेंगे। उस देश से सहज में लड़ाई मोल न लेंगे। व्यापार में यातायात के साधनों को सुलभ बनाने में योग दिया है। यद्यपि यातायात के साधनों में उन्नति युद्धों के कारण भी हुई है, तथापि युद्ध स्थायी संस्था नहीं है। व्यापार से रेलों, जहाजों आदि को प्रोत्साहन मिलता है और इनसे व्यापार के आधार पर हमारे डाकतार विभाग भी फले फूले हैं। व्यापार ही देश की सभ्यता का मापदंड है। दूसरे देशों से जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह व्यापार के बल भरोसे पर ही होती है। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही सम्मिलित है। आयात निर्यात के संतुलन में ही अथवा अपने पक्ष में कुछ विशेष धन बाकी रखने में ही देश की आर्थिक दृढ़ता की संभावना रहती है। निर्यातों के अभाव में हमको अन्न भी मिलना कठिन हो जाएगा, किंतु हमको अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यह बात इस निबंध के माध्यम से लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। लेखक आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि व्यापार के साथ उत्पादन की भी वृद्धि आवश्यक है। हम अभी स्वदेशी का व्रत भूले हुए हैं। विदेशी राज्य न होते हुए भी हमारे बाजारों पर विदेशों का अधिकार है, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकताओं को अपने देश की उपज से पूरा करना नहीं सीखा है। लेखक
इस निबंध में आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि व्यापार ने हमारे सुख साधनों को बढ़ाकर हमारे जीवन का स्तर ऊंचा किया है। हमारे विशाल भवन, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, स्वच्छ दुग्धफेनोज्ज्वल कटे छटे वस्त्र, विद्युत प्रकाश, रेडियो, तार, टेलीफोन, रेल और मोटरें सब हमारे व्यापार पर ही आश्रित है। व्यापार में दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता अभी बढ़ी हुई है। जब तक यह निर्भरता रहेगी तब तक हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करके जीवन का स्तर नीचा गिराने की आवश्यकता नहीं है, वरना हमको अपने देश का उत्पादन बढ़ाकर अन्य देशों की भांति आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेना वांछनीय है। विलास की वस्तुओं के लिए धन बाहर भेजना लक्ष्मी जी का अपमान है। हम सभ्य तभी कहे जा सकते हैं जब हम अपनी सभ्यता के प्रसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहें। हमारी लक्ष्मी पूजा तभी सफल होगी जब हम व्यापार रूपी लक्ष्मी सदन को खूब संपन्न बनाएंगे। स्वदेशी व्यापार को संपन्न बनाने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का पारस्परिक सहयोग वांछनीय है। उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता की प्रवंचना न करे और उपभोक्ता देश में निर्मित वस्तुओं का आदर करे, उनको गर्व के साथ देखे और उत्पादक उनको गर्व करने के योग्य बनावे। तभी हमारा व्यापार भी समृद्ध होगा और हमारे देश की शोभाश्री बढ़ेगी। लेखक आगे कहने लगे हैं कि हम अपने व्यापार को अपने ही देश में सीमित न रखें, वरना अपने माल की श्रेष्ठता के कारण दूसरे देशों से भी उनका व्यापार बढ़ावे। लक्ष्मी जी की प्राप्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। हमारे युवक ऐसी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे कि वे देश के व्यापार को समृद्ध बना सकें, तभी हमें स्वराज्य का सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा। हमारे व्यापारी ईमानदारी का स्तर ऊंचा उठावे, तभी वे देश को समृद्ध बना सकेंगे और विदेशों से व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हमारा व्यापार हमारी ईमानदारी की कसौटी बने, इसी दशा से हमारा व्यापार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सभ्यताओं का उन्नायक होगा। तो इस तरह से दोस्तों, निबंधकार ने व्यापारे वसति लक्ष्मी इस निबंध में व्यापार के लिए आवश्यक बातों पर चर्चा की है और हमारा ध्यान व्यापार में आवश्यक बातों पर किस तरह से होना आवश्यक है यह स्पष्ट किया है। आगे लेखक कुशल व्यापारी के गुणों को लेकर चर्चा करने लगे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से व्यापारे वसति लक्ष्मी इस निबंध को लेकर वीडियो क्रमांक 1 इसमें हमने चर्चा की है। आगे के निबंध पर हम वीडियो क्रमांक 2 में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।